अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद टॉपिक लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे बहुत अहमियत का हामिल है कि हमारे मुआशरे के अंदर तलाक़ों की शरह में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। वो कौन से कवानीन हैं जिनको अपना कर ख़वातीन अपने आप को महफूज बना सकती हैं? ये सब और बहुत कुछ आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे। तलाक की वजूहात क्या हैं, कवानीन किस अंदाज के अंदर ख़वातीन को सपोर्ट करते हैं इस तमाम तर मामलात के अंदर, ये तमाम तर चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं वीडियो लिंक के ज़रिए एडवोकेट अक्सा अरशद। आप लाहौर हाई कोर्ट से बिलोंग करते हैं और लाहौर हाई कोर्ट में एज अ एडवोकेट आप सर्विसेज दे रही हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया और इतने सेंसिटिव इशू के लिए आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए। अक्सा, मैं यहीं से आगाज करूंगा कि इस्लाम ने खानदानी निज़ाम मुतारिफ कराया और जो ये निज़ाम है यकीनन बहुत से मसाइल का हल भी है, और जो निकाह है ये एक बहुत पकीज़ा अंदाज है रिलेशनशिप में आने के हवाले से। तो पहले आप ये बताइएगा कि ये जो खूबसूरत एक निज़ाम है निकाह के हवाले से, इसको आप कैसे देखती हैं? अच्छा, सबसे पहले मीडिया मुस्लिम तो हमें देखना चाहिए कि निकाह, हम पहले तो इसमें यही कंफ्यूज होते हैं कि निकाह इज़ अ सुन्नत और इज़ अ फर्ज। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक निकाह मिनस सुन्ना, कि मेरी सुन्नत है निकाह और बहुत पसंदीदा अमल है। बेशक, लेकिन बिल्कुल, और इसमें फिर साथ में सूरत नूर में इसका आयत नंबर 32 में इसका रेफरेंस है कि निकाह करो, जिसका मैं तर्जुमा आपको बताती हूँ कि निकाह करो अगर तुम अपने आप को पकीज़ा रखना चाहते हो तो निकाह में आ जाओ, क्योंकि अगर तुम्हें खतरा है कि तुम बदकारी की तरफ नहीं जाओगे तो तुम निकाह कर लो। इसका मतलब है कि निकाह फर्ज भी हो गया हम पे। और जब कहते हैं ना कि जहां दो गैर महरम होते हैं वहां पे तीसरा शैतान होता है, तो इट्स मीन कि निकाह होना हमारे लिए फर्ज है, हमारी पकीजगी की एक अलामत है। तो मतलब निकाह के बगैर तो हम नहीं समझते कि हम कंप्लीट हैं। बीइंग अ मुस्लिम हम कंप्लीट ही नहीं है। अक्सर बहुत अहम आपने बात की कि निकाह बहुत लाजिम है, और अब मैं जानना ये चाहूँगा तलाक की तरफ आने से कबल हमें ये देखना होगा कि निकाह करते वक्त हम कौन सी ऐसी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जिसकी वजह से मामलात जो हैं वो तलाक की तरफ जाते हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, कुरानी आयत का यहाँ पे हवाला दिया आपने, और कुरान ही में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि जो औरतें आपको पसंद हैं उनको निकाह में ले लें, 1-1, 2-2, 3-3 या 4-4। तो यकीनन ये मर्द को जो है वो इस हवाले से कहा गया, और ये हदायत भी कुरान में मौजूद हैं और वाज़ेह तौर पे जो है ये तमाम तर चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हमारी फैमिलीज़ के अंदर, आप यकीनन एडवोकेट हैं और आपके पास बहुत से ऐसे इश्यूज़ भी आते होंगे कि लव मैरिजेस नहीं करने देते पेरेंट्स उनको, या बहुत से ऐसे मामलात होते हैं कि उनको बाई फोर्स वहाँ पे शादी करवा दी जाती हैं जहाँ पे वो अपनी शादी नहीं करना चाह रहे होते। तो फिर ये चीज़ें जो हैं वो फ्यूचर में जो है बहुत से इश्यूज़ की तरफ आती हैं। तो इस तमाम तर चीज़ों को कैसे देखती हैं आप? मतलब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है कि जब हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है बिलोंग टू इंडियन, हमारा वही फैमिली स्ट्रक्चर चल रहा है। हम अपने मुस्लिम लॉज को हम उतना फॉलो ही नहीं करते। हाँ जी, तो हमारे अंदर जॉइंट फैमिली सिस्टम और ये सब चीजें जो हैं ये चलती हैं। आपने पहले पूछा कोर्ट मैरिजेस का या लव मैरिजेस। लव मैरिज करना मतलब ये गुनाह नहीं है, लेकिन इसको हमने भी फिर अपनी तरह से मॉडिफाई कर लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि लव मैरिज कौन सा गुनाह है, लेकिन बेटर वे ये है कि लव बिफोर मैरिज ज्यादा मैटरेबल है या लव आफ्टर मैरिज है। तो निकाह इटसेल्फ एक बहुत पकीजा रिश्ता है। जब आप जब निकाह के रिलेशन में आ जाते हैं उसके बाद ऑटोमेटिकली वो लव मैरिज वाला ही एक कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो जाता है, लेकिन उसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है। और उसके अलावा फिर मैं मतलब वही कहूंगी कि लव मैरिज गुनाह नहीं है, और ये तो मतलब हमारा इस्लाम कहता है कि सबसे पहले लड़की से पूछा जाए। इस्लाम हमें कहता है कि सबसे पहले जो फ्रीकैन हैं उनसे मुशावरत की जाए और उसके बाद डिसीजन लिया जाए। और कुरान में वाज़ेह तौर पे हदायत मौजूद हैं कि आप किस अंदाज के अंदर निकाह की तरफ जाएंगे। और फ़न की हु मा ताब अलकुम, इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह तौर पे बता दिया कि आप जो है वो निकाह के लिए किस अंदाज की तरफ जा सकते हैं। तो इस अंदाज को अपनाना बहुत लाजिम है।
और एडवोकेट अक्सा हमारे दरमियान मौजूद हैं। बड़े मुदल्लल अंदाज में वो इस हवाले से गुफ्तगू कर रही थी। तो यकीनन ये तमाम तर जो चीज़ें हैं, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करना और ये तमाम तर चीज़ों को पहले से डिज़ाइन करना ताकि इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो क्रिएट ना हो। तो इन तमाम तर चीज़ों को बेहतर करने के लिए हमें कोर जो रीडिंग्स हैं वो करना होंगी, हदायत जो इस्लाम में मौजूद हैं उनको देखना होगा, और फिर हम एक इस्लामी मुआशरा जब तरतीब देंगे तो बहुत से जो मामलात हैं इस तरह के उनसे हम निकल आएंगे। तलाक की जो शरह है, लाहौर जो है वो पाकिस्तान की तमाम सिटीज़ के अंदर इस हवाले से बहुत ज़्यादा क्रूशियल है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तलाक़ें जो हैं वो होती चली जा रही हैं। मैम, मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारी को एजुकेशन की वजह से बहुत से ऐसे मामलात होते हैं कि जो एजुकेशन के दौरान जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रुप स्टडीज़ के दौरान या और बहुत से मामलात के दौरान जो है डिस्कशंस करते हैं, और ये तमाम तर चीज़ें हैं। उसके बाद जब वो वहीं पे जो मोहब्बत का आगाज़ होता है और फिर जब वो लव मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं तो पेरेंट्स का प्रेशर आता है, सोसाइटी का प्रेशर आता है, और उसकी वजह से जो नौजवान हैं जिन्होंने इस मुल्क के अंदर बहुत बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म करना था वो इन्हीं चक्रों के अंदर पिस के रह जाते हैं और अच्छे अंदाज में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों को कैसे देखती हैं आप? आपने अच्छी बात की है ये कि जो लव मैरिज, एक्चुअली ना जो लव मैरिज है हमारे पास उसका कॉन्सेप्ट ही ठीक नहीं है। अब अगर हम लव मैरिज को एज अ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लव मैरिज हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ उनकी लव मैरिज थी। उसकी लव मैरिज को मतलब उसकी रूट कॉज क्या थी? उनको उनकी तजारत अच्छी लगी और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने खुद उनको प्रपोज किया। हमारे लिए पहली पॉइंट ये आदत है कि अच्छा लड़की वाले या लड़की खुद क्यों प्रपोज करे एक लड़के को, हमारी मेंटालिटी ये है। दूसरी बात है कि अगर लड़की एज में बड़ी है तो वो कैसे एक लड़के के साथ सरवाइव करेगी, ये दूसरा पॉइंट आ जाता है। और उसके बाद हमारी लव मैरिजेस थोड़ी सी डिफरेंट हो गई हैं, मतलब जाहिर है हमारे अपने उसके अंदर जो कल्चरल इश्यूज हैं वो भी हैं, जिसकी वजह से फिर जो हमारे स्टूडेंट्स या यंग जनरेशन है उसको फिर रॉन्ग साइड पे उसको क्रॉस। यहाँ पे कथा कलामी की माजरत में आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जदीद दौर के जदीद मसाइल हैं, जैसे हम देखते हैं कि को एजुकेशन है, और को एजुकेशन के अंदर यकीनी सी बात है हम समझते हैं कि हम मजबूर हैं और हमारा एजुकेशनल जो सिस्टम है वो ऐसा है कि अलग जो तालीम का निज़ाम है उसको मुतारिफ़ नहीं करवाया जा सकता इस सिचुएशन के अंदर कि हम एक अंडर डेवलपिंग कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो जानना मैं ये चाहूँगा कि जब इस तरह का इन्वायरमेंट मौजूद है, हम कासिस ढूंढ रहे होते हैं कि हम किस अंदाज के अंदर को एजुकेशन को बेहतर करार दे सकें। यकीनन इस्लाम तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता और इस कल्चर को प्रमोट करने के लिए कहीं पर भी वो इजाज़त नहीं देता, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं अंडरस्टूड सी बात है फिर उससे जो है वो बहुत से मसाइल भी जन्म लेंगे और उससे बहुत सी चीज़ें भी जो हैं वो आगे मुआशरे के अंदर आएंगी। जैसे हम बात करते हैं कि हमने मुकाबला करना है एजुकेशन के अंदर यूरोपियंस का, और यूरोपियंस जो हैं अगर हम उनको देखें इखलाकियात के हवाले से जो उनका अंदाज़ है या इस तरह की शादी के हवाले से जो उनका अंदाज़ है, तो वो चीज़ें अगरचे हमारा इस्लाम हमें उसको प्रमोट करने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन जब एजुकेशन कल्चर हम उन जैसा अपनाएंगे, हम अपनी अंदाज़े ज़िंदगी को जो है उन तरह का अपनाने की कोशिश करेंगे, तो ये तमाम तरह चीज़ें तो जन्म लेंगी। लेकिन जब ये चीज़ें जन्म लेती हैं तो फिर हमारे पेरेंट्स या हमारे जो सोसाइटी के बुजुर्ग हैं या हमारी जो सोसाइटी है वो इतना प्रेशर डालती है उस इंडिविजुअल के ऊपर जो इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो इन्वॉल्व नजर आता है। यकीनन ये रियलिटी से बहुत बिलोंग करती हैं तमाम तरह चीज़ें, और जो लोग इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं यकीनन इस प्रोग्राम के अंदर उनके जो दिल है उसके जो हालात हैं वो बयान किए जा रहे हैं। तो जानना चाहूँगा कि इन चीज़ों से कैसे निकला जा सकता है? देखिए अभी हमने एजुकेशन की बात की, जाहिर है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, वो तो हमारे रूट्स में आ चुका है को एजुकेशन और ये सारा कुछ। लेकिन एक मुझे यहाँ पे एक बात याद आ रही है कि कौवा चला जब हंस की चाल तो अपनी चाल भूल गया। तो हमने अपनी स्टडीज को, अपनी दुनियावी स्टडीज को तो हमने उनको फॉलो कर लिया, लेकिन हम अपने इखलाकियात जो कि वो फॉलो कर रहे हैं वो हमने ही खुद ही भूल दिए। हमने अपनी दीनी एजुकेशन जो है हमने उनको नहीं फॉलो किया और उनकी स्टडीज को फॉलो किया, तो वो हमारे साथ अजीब सा एक मतलब कुछ अजीब सा वो मिक्सचर सा बन गया। अगर इसको अब देखें, हम को एजुकेशन को तो नहीं खत्म कर सकते, और उसको खत्म करना इतना ज्यादा जरूरी इसलिए भी नहीं है कि हमें पहले तो अपने बच्चों को खुद घर में अवेयर करना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद उनको अच्छे और बुरे की तमीज बताते रहना चाहिए। इतनी ज्यादा उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं करनी चाहिए कि वो कोई रॉन्ग एक्टिविटी करें। ये जो बेसिक नॉलेज है, जो कहते हैं कि माँ की गोद में पहली दरसगाह बच्चे की माँ की गोद होती है, तो वो माँ के साथ या बाप के साथ इतनी उसकी अटैचमेंट हो, इतनी एफिलिएशन हो
कि लेट्स सपोज कि अगर उसको लड़का या लड़की कोई पसंद आ जाती है तो वो ओपनली कह सके, और माँ बाप को, पेरेंट्स को वो स्पेस उन बच्चों को देनी चाहिए, क्योंकि हमें ये चीज एडमिट कर लेनी चाहिए कि जो हमारा एनवायरनमेंट चल रहा है, जो हमारा स्टडी स्ट्रक्चर चल रहा है, उसमें हम बच्चों को उस तरह से बाउंड नहीं कर सकते जैसे पहले हमारे पेरेंट्स कभी हमें किया करते थे, या हमसे पहले हमारी पिछली जनरेशन को देखा जाए तो उनको तो दुल्हन और दूल्हा को तो पता ही नहीं होता था कि हमारी शादी किस बंदे से हो रही है, वो तो शादी के बाद एक दूसरे को फर्स्ट टाइम देखते थे। लेकिन हमारे टाइम पे वो टाइम नहीं था, और अब उससे भी थोड़ी सी एडवांसमेंट है। तो इस वजह से मेरी जो पर्सनली अगर मैं थॉट्स मैं अपनी शेयर करूं तो मुझे यही लगता है कि बच्चों को बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव नहीं रखना चाहिए, उनको अच्छे बुरे की तमीज स्टेप बाय स्टेप बताते रहना चाहिए। आपने यहाँ पे पेरेंट्स के हवाले से बात की कि पेरेंट्स किस अंदाज के अंदर बच्चों की तरबियत करें, किस अंदाज के अंदर बच्चों के साथ डिस्कशंस करें। और यकीनन ये जो हमारा एक फैमिली कल्चर हुआ करता था, आज से 10 साल कबल डिस्कशंस हुआ करती थी फैमिलीज़ के अंदर, जो बहुत ज़बरदस्त अंदाज के अंदर चीज़ों की शेयरिंग हुआ करती थी। लेकिन आज सोशल मीडिया की आमद के साथ ही और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का दौर है, हर इंसान अपनी 24 आवर की ज़िंदगी के अंदर इतना मसरूफ़ हो चुका है कि उसके पास इतना वक्त भी नहीं है कि अपने मेंबर्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ वो डिस्कशन कर सके, अपनी रूटीन को जो है वो शेयर कर सके। तो इसकी वजह से बहुत से मसाइल ने जन्म लिया और इंसान ये समझना शुरू हुआ कि शायद 24 आवर्स की ज़िंदगी के तमाम मसाइल मैंने अपने तन्हा ही जो है वो हल करने हैं। और जब इस कोशिश में वो लगा तो यकीनन जो हालात हैं वो इस वक्त हमारे सामने हैं कि हमारा जो फैमिली कल्चर है वो टूट फूट का शिकार है और बहुत से मसाइल हैं। अक्सर अब मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि हमने निकाह के हवाले से बात की और निकाह क्यों लाजिम है, इस हवाले से भी आपने बहुत मुदल्लल अंदाज में कुरान का हवाला देते हुए इसको एक्सप्लेन किया। अब मैं जानना ये चाहूँगा कि आप क्या समझती हैं कि आज के मुआशरे के अंदर जो तलाक की शरह है इसमें मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। 50,000 के करीब पाकिस्तान के अंदर इस साल 2023 के अंदर जो तलाक हैं वो रिपोर्ट हुई, और कितनी ही तलाक़ें ऐसी होंगी जो रिपोर्ट ना हो सकी। और देही एरियाज़ की बात करें हम और अंडर डेवलप्ड जो एरियाज़ हैं वहाँ की बात करें तो यकीनन उनके जो मामलात हैं वो रिपोर्ट भी नहीं हो पाते और मीडिया के सामने भी नहीं आ पाते। तो अब मैं जानना चाहूँगा ये जो एक चीज़ हमें नज़र आती है बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है, तो आप क्या समझती हैं, वजूहात क्या हैं? डाइवोर्स होने की या सेपरेशन होने की वजूहात तो बहुत ज्यादा हैं। अगर हम उनको स्टेप बाय स्टेप भी करेंगे तो शायद ये प्रोग्राम बहुत थोड़ा बिल्कुल ऐसे ही है। लिए तो जो मेन वजूहात जो मुझे अपने फील्ड में सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ती हैं, सॉरी टू से, लेकिन मैं खुद भी एक विमेन हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल की लड़कियों में वो स्टेमिना नहीं रहा जो आज से 5 या 10 साल पहले हमारे में हुआ करता था। राइट। कि ये बहुत उनका शॉर्ट टेम्परामेंट हो चुका है। और समटाइम ऐसे हमें केसेस मिलते हैं कि हस्बैंड जो होते हैं वो कोशिश कर रहे होते हैं, इवन हाथ जोड़ रहे होते हैं कि एक दफा तुम कम बैक कर लो, लेकिन वो बस अपने इगोइस्टिक होने की वजह से वो कहती हैं कि ये हमारा राइट है। जब हम अपने राइट को राइट वे में यूज करते हैं ना तो वो हमारा राइट हमें अच्छा डिसीजन देता है। जब हम अपने ही राइट को एज अ रॉन्ग वे यूज करेंगे तो अल्टीमेटली उसके साइड इफेक्ट्स बहुत निकलेंगे, जो कि हम आजकल की लड़कियों ने भी उसको खुला हो गई, सेपरेशन हो गई और ये सब चीजें उन्होंने थोड़ा सा रॉन्ग वे में उसको यूज करना शुरू किया है, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली ये रेशियो इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और बहुत अहम आपने बात की कि जब हम अपने राइट को बेहतर अंदाज में यूज नहीं करते तो बहुत से मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं। अक्सर मैं अब आपसे मज़ीद ये भी जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें एजुकेशन के हवाले से तो सिटीज़ के अंदर फिर भी कुछ बेहतर है ये अंदाज़, लेकिन देही एरियाज़ के अंदर एजुकेशन उस अंदाज़ की नहीं है और फीमेल्स एजुकेशन को यकीनन वहाँ प्रमोट नहीं किया जाता। और वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप फैमिली के जो बड़े लोग हैं वही डिसीजन लेंगे आपकी ज़िंदगी का और वही फैसले करेंगे तमाम तर मामलात के अंदर। और वहीं पे हुआ क्या है कि हम देखते हैं, और यकीनन आप इस फील्ड से बिलोंग करती हैं, एडवोकेट हैं आप और आपके पास केसेस भी आते होंगे, वो ख़वातीन जो देही एरिया से बिलोंग करती हैं जब वो सिटीज़ का रुख करती हैं एजुकेशन के लिए, यहाँ से वो जब डिग्रीज अवेल करती हैं, आफ्टर डैट जब कम बैक करती हैं अपने एरियाज़ के अंदर जाती हैं तो यकीनन उनको उनके राइट्स का पता होता है, उनको पता होता है कि किस अंदाज के अंदर वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजार सकती हैं और जदीद दौर के अंदाज को कैसे अपना सकती हैं। लेकिन उन तमाम तर चीज़ों को जब वहाँ जाके वो एड्रेस करती हैं अपने पेरेंट्स के साथ या अपने
उन फैमिली मेम्बर्स के साथ जो ये समझते हैं कि शायद ये डिसीजन हमारा होगा और हम ही जो है वो ये तमाम तर चीज़ों को देखेंगे, तो वहाँ पे वो जो है वो डिस्कशंस भी करती हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती हैं कन्विंस करने के हवाले से, क्योंकि उनकी जो मेंटेलिटी है, जो माइंडसेट है, वो इस तरह का नहीं होता है। और बहुत से मजहबी घरानों के अंदर भी ये मामला हमें देखने में मिलते हैं। तो अब मैं जानना चाहूँगा, ये जो एक फुकदान है और इसकी वजह से यकीनन आप खुद इस चीज़ को जो है वो कहेंगी कि बिल्कुल ये बात ठीक है कि बहुत सी जो तलाक़ें हैं या बहुत से ऐसे जो मसाइल हैं उन ख़वातीन के साथ हैं जो देहाती एरियाज से बिलोंग करती हैं और शहरों में आके सिटीज़ के अंदर जॉब्स करती हैं या अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करती हैं, तो बाद में जो है वो इस तरह के मामलात की तरफ बढ़ती हैं। तो ये जो एक मेंटेलिटी है, इसको कैसे बदला जा सकता है? इसको बदलना तो जाहिर है गो एंड स्टडी विंस द रेस, वही बात होगी कि अगर आप उसको क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में गैप बहुत ज्यादा होता है। अगर एक इस तरह के एरिया से कोई बच्ची आके या इवन कोई बच्चा आके पढ़ रहा है और उसके बाद उसको वो एनवायरनमेंट उसने देखा और वो फैसिनेट हुआ उस एनवायरनमेंट से, और उसके बाद जाके वो उसी विलेज एरिया में जाके अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहा है, तो वो अंडरस्टूड बात है कि उनका एक तो स्टडी गैप होने की वजह से उनके अंदर उनके माइंडसेट सेम नहीं हो सकता। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप स्लोली चीजों को डिस्कशन में लेके आए, पेरेंट्स के साथ उनको कन्विंस करने की कोशिश करें। अल्टीमेटली कोई रॉन्ग स्टेप ना उठाएं, लेकिन पेरेंट्स को भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली उनकी लाइफ है, ये बच्चों की लाइफ है। उनको डिसीजन लेना है कि हमने किस तरह से, हाँ कई जगह पे ऐसा होता है कि उनके रॉन्ग डिसीजन होते हैं जो कि फैमिली अपने राइट पे होती है और बच्चों के एक वो कह लें कि जज्बाती फैसले होते हैं, बिल्कुल जज्बाती फैसले होते हैं, उनके एक जल्दी के डिसीजन होते हैं, वो उतने दूर अंदेशों के नहीं सोच रहे होते जैसे उनके पेरेंट्स सोच रहे होते हैं। बहुत अहम अक्सर आपने बात की यहाँ पे कि पेरेंट्स को किस अंदाज के अंदर थिंक आउट करना चाहिए अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से, और जो बच्चे हैं उनको भी समझना चाहिए कि जो पेरेंट्स हैं यकीनन उनका एक्सपीरियंस है, उनका एक्सप्लोजर है और उनका जो एक अंदाज है ज़िंदगी है, उन्होंने एक वक्त गुजारा है इसी मुआशरे के अंदर, तो वो बेहतर जानते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें की जा सकती हैं। तो यहाँ पे मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है। अक्सा अरशद हमारे दरमियान मौजूद हैं। अक्सा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप यकीनन इन तमाम तर चीज़ों को बहुत करीब से देखती हैं, मुझे ये बताइएगा कि ख़वातीन के लिए वो कौन से ऐसे कवानीन मौजूद हैं जिनको अपना कर, जिनको जान कर वो अपनी अंदाज़े ज़िंदगी को महफूज बना सकती हैं, और यकीनन अवेयरनेस के हवाले से बहुत कमी है हमारे मुआशरे के अंदर। तो आप एडवोकेट हैं, तो आप कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकें जो उनकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत क्रूशियल साबित हो सकें। अगर मैं ये डाइवोर्स की बात करूं तो सबसे पहले तो फिर वही बात आती है कि डाइवोर्स की जो रूट है वो निकाह से शुरू होती है। बिल्कुल ऐसे सबसे पहले तो हम अपने निकाह की ही कंडीशंस को पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते ही नहीं है। जब निकाह होता है तो उसके अंदर कुछ शिकें हैं जो प्रॉपरली पहले से ही काट के लड़की के हाथ में दिया जाता है कि आप इसको सिग्नेचर कर दो। तो वो बेसिक राइट्स होते हैं लड़की के, जिसको उसने अंडरस्टैंड करते हुए मतलब एक कंडीशन सेट करनी होती है। स्पेशली दो लोगों ने एक कंडीशन सेट करनी होती है कि ये हमारा एक कमिटमेंट है, ये हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है। मैरिज इज एक्चुअली अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्सन्स। उन्होंने मिलके ये कंडीशन सेट करनी होती है कि अगर मेरे में से या तुम्हारे में से किसी चीज में कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमने उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, या अल्टीमेटली हमने कोई भी अल्टीमेट डिसीजन लेना है तो उसको हमने कैसे लेना है। ठीक है, फिर आ जाती है बात दोबारा डाइवोर्स की तरफ। जब डाइवोर्स होती है तो अगर लड़की खुला फाइल करना चाह रही है तो उसके अंदर उसको हेडर्स आती है जो कि नहीं आनी चाहिए। हमारा इस्लामिक लॉ, हमारा फैमिली लॉ जो हमें ये कहता है कि जब लड़की ने आके ये कह दिया कि मुझे इस बंदे के साथ नहीं रहना, इस आदमी के साथ मुझे नहीं रहना, तो कोर्ट इज ऑल्सो दी बाउंड टू टेक अ डिसीजन इन द फेवर ऑफ गर्ल। तो लेकिन हम उसको भी हम मतलब जाहिर है वो एक लड़की ये कमजोर समझी जाती है, एक इमोशनली उसको समझा जाता है कि वो वीक है, और अल्टीमेटली वो अगर बच्चे हो गए हैं तो उनका प्रेशर उसको एक इमोशनल प्रेशर दिया जाता है। ये सब चीजें देखते देखते उसको वो खुला लेने में भी उसको इतना डिले कर दिया जाता है कि समटाइम तो वो अपना डिसीजन चेंज ही कर लेती है, या समटाइम वो कंप्रोमाइज। ठीक है, कंप्रोमाइज जरूर करना चाहिए। बीइंग अ एडवोकेट मैं खुद भी यही काउंसलिंग करती हूँ। पहले सेपरेट काउंसलिंग करती हूँ हस्बैंड एंड वाइफ की, और फिर उनका म्यूचुअल काउंसलिंग करते हैं कि आपको ये डिसीजन
बेशक ये डिसीजन हलाल है, लेकिन सबसे नापसंदीदा अमल है सेपरेशन। राइट। कुरान पाक भी हमें यही कहता है कि तलाक सबसे नापसंदीदा अमल है, उसको आपने यहाँ बहुत अहम बात की और कुरान की बात की कि कुरान भी हमें ये कहता है तलाक नापसंदीदा अमल है। तो मैं आपसे ये अब जानना चाहूँगा अक्सा कि जब हम निकाह की तरफ जाते हैं तो यकीनन निकाह के जो बेसिक कवानीन है इस्लाम के हवाले से उसकी अवेयरनेस होना बहुत लाजिम है, और खुला के जो मामलात हैं उनकी अवेयरनेस होना बहुत लाजिम है। लेकिन क्या होता है कि जब हम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो हम बिल्कुल ब्लैंक होते हैं कि इस्लाम इस हवाले से हमसे क्या डिमांड्स करता है और इस रिश्ते में बंधने के लिए वो कौन से मामलात हैं जो मुझे ब्रूए कर लाना होंगे। और अब मैं ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इनसे हम बिल्कुल नाआशना होते हैं और हम निकाह की तरफ चले जाते हैं। और बहुत से ये मसाइल भी हमने देखे कि जब हम इस्लामी तालीमात को देखते हैं कि बहुत से ऐसे मामलात मौजूद हैं अदालती निज़ाम के अंदर भी, खुद भी आप एडवोकेट हैं और चीज़ों को बेहतर जानती हैं। अब मैं जानना चाहूँगा कि इस्लाम की जो तालीमात है, जैसे खुला के हवाले से है कि काजी के पास आप जाएंगे और जो अंदाज़ होगा उसके अंदर बहुत सी शराइत हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारा अदालती कल्चर है या अदालती निज़ाम है वो हमें ब्रिटिश जो अंदाज़ है उनको फॉलो करता है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? और मैं ये भी जानना चाहूँगा इसकी वजह से क्या आप समझते हैं कि हमारी इखलाकियात के अंदर या हमारा जो मोटिवेशन लेवल है इन चीज़ों की तरफ बढ़ने में वो हमें जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है? जाहिर है हमारी इखलाकियात तो इससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही हैं। हमारी अपनी बेसिक एजुकेशन, हमारी इस्लामिक एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है। और ये जो काजी के डिसीजंस हैं ये कुछ नहीं होते। अल्टीमेटली जब भी किसी भी फीमेल ने अगर खुला फाइल करनी होती है तो उसके हस्बैंड को नोटिस दिया जाता है, और इवन अगर हस्बैंड ने तलाक देनी है तो वो भी उसको नोटिस ही दिए जाते हैं। जैसे कि इस्लाम ने बताया है कि पहले एक तलाक दो, फिर महीने का गैप रखो, फिर दूसरी तलाक दो, फिर महीने का गैप रखो। और वो गैप क्यों दिया गया है कि हो सकता है इन दोनों के दरमियान रजू हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, वो कंडीशन दी जाती है। तो उसके बाद जब फिर तीसरी तलाक का डिसीजन आता है वो मतलब वो अल्टीमेट वो एक डिसीजन होता है। इसी तरह अगर वाइफ खुला का डिसीजन लेती है तो उसको भी यही स्टेप फॉलो करने का हुक्म दिया गया है कि स्टेप बाय स्टेप उसको करो। मतलब एकदम से कह दिया और उसके बाद वो सारा कुछ बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता। और बहुत दफा हमारे सुनने में, हमारे देखने में केसेस आते हैं कि वो विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स के बाद ही वो कह रहे होते हैं कि हम अब रुजू कैसे कर सकते हैं, हमारा गुजारा नहीं है तो हम अब क्या करें। फिर वो नई हलाला की कंडीशन लेके आ जाते हैं, तो जो कि उसको भी हम प्रॉपर फॉलो नहीं करते। बहुत से लोग करवाते हैं ऐसा हलाला भी कि मतलब एक डॉक्यूमेंट्री निकाह करवा दिया, और ये अल्टीमेटली तो वो ठीक नहीं है। बात फिर वहीं पे आके खत्म होती है कि हमें अपनी बेसिक एजुकेशन, हमें उतनी अवेयरनेस ही नहीं होती। और वो अवेयरनेस हमने कहाँ, आपने यहाँ पे हलाला का जिक्र किया, ये क्या है हमारी ऑडियंस को अगर आप एक्सप्लेन कर सकें कि हलाला क्या है और इसके अंदर किस अंदाज के अंदर एक रिलेशनशिप बिल्डअप होता है? अच्छा, हलाला क्या है? इन इस्लाम हलाला वो चीज है कि जब दो लोगों की आपस में सेपरेशन, यानी सेपरेशन मीन्स डाइवोर्स हो जाती है, उनका रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। फीमेल जो है वो अपनी 3 मंथ्स 10 डेज की इद्दत पूरी करती है, और इवन इद्दत के दरमियान भी सेकंड प्रपोजल अगर आ जाता है तो अपना इद्दत पीरियड के बाद वो उस प्रपोजल को उसके बारे में सोच सकती है, और उसके बाद उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर देती है, और उसकी सेकंड मैरिज हो जाती है। फिर किसी भी वजह से सेकंड हस्बैंड की डेथ हो गई खुदा न खास्ता, या फिर कोई उनका आपस में पैचअप नहीं हो, मतलब नहीं उनका रिलेशनशिप चल सका, या कोई भी मल्टीपल कॉज हो सकते हैं इसके। जब वो सेकंड डाइवोर्स भी हो जाती है तो दोबारा वो फर्स्ट हस्बैंड के साथ अगर रुजू करना चाहे तो वो कर सकते हैं। लेकिन हमारे अब कल्चर में क्या चीज एक ज्यादा इन किए जा रहे हैं कि फर्स्ट दोनों की डाइवोर्स हुई, जज्बात में आके तलाक 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 बोल दिया, या मैं खुला लेना है, और मैं घर छोड़ के चली गई और अल्टीमेटली डाइवोर्स हो गई। महीने 2 महीने 4 महीने बाद याद आया कि नहीं, वो उसके साथ तो मेरा माइंडसेट बहुत अच्छा मिलता था और मुझे वैसा कोई दोबारा मिल नहीं सकता। तो फिर दोनों ये सलाह मशवरा करते हैं कि हम हलाला करवा लेते हैं। और हलाला भी जो बंदा कर रहा है, उनका जो भी निकाह हुआ है या कोई भी है, तो अक्सर तो मौलवी हज़रात ये कहते हैं कि ठीक है, सेकंड मैरिज मेरे साथ, मतलब हमारे में से किसी के साथ कर लो, डॉक्यूमेंट्री मैरिज, और उसके बाद आप दोबारा हम तुम्हें डाइवोर्स करेंगे। और मतलब अच्छा, यहाँ पे कता कलामी के माजरत में अब जानने चाहूँगा, इस्लामिक अगर हम नॉलेज को देखें या इस्लामिक तालीमात को देखें तो वो इसकी इजाज़त नहीं देता, जो अंदाज अभी अब बता रही हैं। क्या पाकिस्तान का कानून जो है वो इसकी इजाज़त देता है ये कि एक कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर लें किसी मौलवी के साथ फ्यू डेज के लिए आफ्टर दैट, ताकि आप नेक्स्ट जो है वो अगेन उससे शादी कर सकें जिससे आपको तलाक हो चुकी है? ये मुझे बताइएगा।
नहीं, हमारा लॉ भी इस चीज की परमिशन नहीं देता। इवन अगर इस तरह का कोई भी एविडेंस हमें कलेक्ट हो जाता है तो हम उसके अगेंस्ट उसको सू कर सकते हैं। हमारा लॉ भी बेसिकली तो इस्लामिक लॉ है ना, तो हमारे कुछ चीजों में स्पेशली फैमिली लॉज में और हमारे कानून शहादत में इन चीजों को बहुत ज्यादा वैल्यू किया जाता है। और ये जो हलाला का ये जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, इसको बिल्कुल भी फेवर नहीं किया जाता किसी भी तरह से। तो हमारे लॉ में भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अक्सर बहुत मुदल्लल अंदाज के अंदर आपने तलाक के मामलात को यहाँ पे हमारी ऑडियंस के लिए डिस्कस किया। मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक और बहुत मेजर इशू है हमारी सोसाइटी के अंदर वर्क प्लेस हरेसमेंट के हवाले से, और इसकी वजह से बहुत सी ख़वातीन कंफ्यूज्ड नज़र आती हैं। और हम बात तो करते हैं कि ख़वातीन महफूज हैं अपनी तमाम तर जो चीज़ें हैं उनको परफॉर्म करने के हवाले से, लेकिन ख़वातीन जो है वो बाज़ औक़ात इन तमाम तर चीज़ों का शिकार होती हैं, जिसकी वजह से वो बाद में इन चीज़ों को बहुत बेहतर अंदाज के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। तो जानना ये चाहूँगा कि कानून की नज़र में वर्क प्लेस हरेसमेंट क्या है? देखिए, वर्क प्लेस हरासमेंट तो जाहिर है वो हर जगह पे हरासमेंट तो हर जगह पे होती है। मैं तो ये कहती हूँ कि हरासमेंट आउटसाइड हरासमेंट से ज़्यादा हमारी एज अ फीमेल हमें अपने घरों में हरासमेंट फेस करनी पड़ती है, जिसे हम एक डोमेस्टिक वायलेंस का नाम देते हैं, जो एक बहुत मेजर इशू है हमारी लाइफ का। उसके बाद जो वर्क प्लेस हरासमेंट की तरफ अगर आए तो उसमें भी हमारे लॉ ने बहुत सारी चीजें फैसिलिटेट की हुई हैं, लेकिन फिर बात वही है कि जब हमारे पास अवेयरनेस नहीं होगी, हमारे पास उस चीज का नॉलेज नहीं होगा, तो हम उसको यूज कैसे करेंगे। हमारे पास बहुत सारी ऐसे सेक्शंस मौजूद हैं जिसमें हमारी पनिशमेंट मौजूद हैं, जिसमें कोई हमें हरास कर रहा है। इवन 509 के अकॉर्डिंग हम उसको, सेक्शन 509 के अकॉर्डिंग हम उसको उसके लिए हम एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हम उसके लिए कोई एविडेंस इकट्ठा कर सकते हैं कि हमें जो पब्लिक प्लेस पे कोई हरास करता है, इवन कोई हमारे पीछे एक रॉन्ग बात भी करके जाता है जिसे आवाजें कसना कहते हैं, या इस तरह से अगर कोई हमें वर्क प्लेस पे हमें कोई घूर रहा है या कुछ भी, तो इटसेल्फ आपको वो अनकंफर्टेबल कर रहा है, इट्स मीन कि आप हरास हो रहे हो। कोई भी आपको इवन आपको एक ही सिंगल नजर से भी कोई आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है ना, तो इट्स मीन कि वो आप हरासमेंट का शिकार हो रहे हो। तो अल्टीमेटली आपकी सिक्स सेंस में वो चीज पेनिट्रेट होना शुरू हो गई है, और फिर आप उसके बाद दोबारा उस जगह से गुजरते हुए थोड़ा सा हेजिटेट फील करोगे। तो हैरासमेंट तो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हम उसका एक्शन क्या लेते हैं? हम उसका एक्शन, या तो हम बिल्कुल, वो बहुत एग्रेसिव फीमेल होगी तो उठा के चपेट मार देगी उसके मुंह पे, या कोई शाउट करना शुरू कर देगी, या बिल्कुल वो डर से हम के गुजर जाएगी। तो ये दोनों चीजें ही इसी हैरासमेंट को प्रमोट करना शुरू कर देती हैं। हम उसका एक राइट वे यूज करें, हम उसके अगेंस्ट एक स्मॉल से एक एविडेंस कलेक्ट करें। हमारे पास फोन हैं, हम अपने फोन के जरिए एक छोटी सी वीडियो बना सकते हैं। हम पुलिस लाइन की एक एप्लीकेशन, जो कि बहुत अच्छी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, हम उसको अपने साथ अटैच कर सकते हैं ताकि हमें फौरन एक उसकी फर्स्ट एड मिल जाए। बहुत अहम आपने बात की यहाँ पे। मैं ये जानना चाहूँगा, कोई ऐसे कवानीन भी मौजूद हैं जो वर्क प्लेस हरेसमेंट की रोकथाम के अंदर जो फीमेल्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं? हाँ जी, हमारे पास बहुत से ऐसे कवानीन मौजूद हैं कि जो कि जाहिर है वही बात है कि फिर अगर कोई आपको हरास कर रहा है, आप उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल करें, तो फिर आप उसके बाद देखेंगे कि आपको वो कितना ज्यादा फेवर करते हैं। हरासमेंट का तो एक इटसेल्फ बहुत बड़ा एक मेजर प्लेटफॉर्म है हमारे पास, तो जो कि आपको हर तरह से फेवर करता है। वो आप किसी भी तरह से, आप एक बेशक माइनर हरासमेंट का आप शिकार हुए हो, या कि खुदा ना खास्ता आप मेजर हरासमेंट का शिकार हो, तो वो मतलब रेप केसेस तक वो लेके जाता है उसको, और उसकी पनिशमेंट बहुत सीवियर पनिशमेंट है। और इसके अल्टीमेटली और ये बहुत हमारे पास गुड लक है कि इस तरह के हरासमेंट के केसेस की हमारे पास बहुत जल्दी डिसीजंस होते हैं, हमारी कोर्ट्स में बहुत जल्दी डिसीजंस होते हैं। आपने बहुत अहम बात की कि डिसीजंस जो हैं वो इस हवाले से बहुत जल्दी आते हैं। मैं अब ये जानना चाहूँगा कि हम देखते हैं, जैसे एजुकेशन के अंदर हम देखें कि बहुत सी हरेसमेंट की कंप्लेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स की तरफ से आती हमें डेली बेसिस पे दिखाई देती हैं, और बहुत से ऐसे मामला भी होते हैं जिसके अंदर जो ख़वातीन हैं वो उन चीज़ों को रिपोर्ट नहीं कर पाती हैं। एक डोमेस्टिक वायलेंस भी आप देखें कि बहुत सी ख़वातीन इसका शिकार नज़र आती हैं। देही एरियाज़ के अंदर तो ये बहुत कॉमन एक प्रैक्टिस है, और राइट जो एक
इंसान, एक मर्द है, वो इसको अपना राइट समझता है। तो मैं जानना आपसे ये चाहूँगा कि इन तमाम तर चीज़ों को बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज के अंदर हम अपने जो बाइख्तियार अदारे हैं उन तक लेके आ सकते हैं, लेकिन ख़वातीन कन्फ्यूज्ड इसमें नज़र आती हैं। तो आपके ख्याल में इसकी वजूहात क्या है? अच्छा, आपने डोमेस्टिक वायलेंस की जो बात की है ना, ये डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मर्द ही अपना राइट नहीं समझते, अनफॉर्चुनेटली ये फीमेल भी अपना राइट समझती है कि अच्छा अगर मैंने हस्बैंड से एक चपेट खा ली है या मैंने एक थप्पड़ एक स्लैप मुझे पड़ गया है तो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। जबकि फिर मैं कुरान का हवाला देते हुए यही बात को कंटिन्यू करूंगी कि सूरह निसा में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि अगर तुम अपनी औरतों को ना मारो और अगर मारना पड़े, अगर वो बदकार हैं तो उनसे बिस्तर अलग कर लो, अगर वो फिर भी रजू नहीं करती तुम्हारे साथ, वो नहीं उनका मतलब मामला नहीं सेटल डाउन होता तो उनको मार के समझाओ, लेकिन उनके चेहरों पे ना मारो, ठीक है। ये सिर्फ हस्बैंड के साइड से ही डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होती, हमारे बाकी जो कल्चर है, हमारे इन लॉज होते हैं या फिर और हमारे जो भी हमारी सोसाइटी में हमारे घर में लोग होते हैं, वो हम अल्टीमेटली हम उनसे डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहे होते हैं। तो ये हमने बहुत सी ऐसी औरतों को भी देखा है कि जब वो अपने केसेस लेके आती हैं कि जी हमने सेपरेशन लेनी है या कुछ भी ऐसा, तो नॉर्मली वो उस चीज से, डोमेस्टिक वायलेंस से वो उनको गुजरते हुए सालों गुजर जाते हैं और फिर बाद में कहती हैं अब अल्टीमेटली हमारी बस हो चुकी है। तो जब हम उनको ये बात समझाते हैं कि जब आपको पहला थप्पड़ पड़ा था या आप पहली दफा इफेक्ट हुए थे तो आपने तब क्यों नहीं कंप्लेन की, किसी प्रॉपर चैनल पे क्यों कंप्लेन की, तो वो कहती है हमें तब तो लगा कि शायद इसके बाद वो सेटल डाउन हो जाएगा, शायद 2 थप्पड़ खाने के बाद या 10 थप्पड़ खाने के बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर कुछ लोग ये कहती हैं हंस के, मतलब कहती है वो नहीं ज्यादा तो नहीं मारता था, बस महीने में 1 थप्पड़ लगता था या महीने में बस 1 दफा ऐसा होता था। ये महीने में भी 1 दफा क्यों होता था या लाइफ में भी मैं तो ये कहती हूँ कि लाइफ में भी 1 दफा ये नहीं होना चाहिए ना, कि अल्लाह ताला ने आपको औरत का हाकिम जरूर बनाया है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी तो कहा है कि उसके चेहरे पे नहीं मारो। अल्लाह ताला ने ये भी तो हुक्म दिया है कि उसको अगर वो बदकार है तो उसको अलग करो। उसके अलावा ये सालन में नमक तेज हो गया, मेरे कपड़े इस्त्री नहीं किए, तो इस तरह की बातों पे मारने का तो नहीं, ये भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें बताया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन है जो इस वक्त मेरे माइंड में आ रहा है, पूछना चाहूँगा कि अगर हम पाकिस्तान की ही बात करें और यकीनन जो निकाह है ये लेट होने की वजह से बहुत से मसाइल हैं हमारे मुआशरे के अंदर, और आने वाले वक्त के अंदर जो इसके नताइज होंगे यकीनन वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होंगे, और अभी हम देख सकते हैं कि इसकी वजह से कैसे प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक मुआशरे के अंदर जन्म ले रहे हैं। हमारी अखलाकियात बहुत ज़्यादा पस्ती का शिकार है और बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनको यहाँ पे एड्रेस भी नहीं किया जा सकता। लेकिन पूछना सिर्फ मैं अब आपसे ये चाहूँगा कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की बात करें तो ख़वातीन की तादाद पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा है और जो मेल हैं उनकी तादाद कम है, और क़यामत की निशानी भी है, क़यामत अगर करीब है तो यकीनन ये तादाद इसी अंदाज के अंदर जो रहेगी, ख़वातीन की तादाद बढ़ती चली जाएगी और जो मेल्स हैं उनकी तादाद में मुसलसल इजाफा हमें देखने में मिलेगा। अब मैं जानना चाहूँगा ये एक जो अंदाज़ है और ये जो एक चीज़ है इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे इस मुआशरे के अंदर दूसरी शादी को या दूसरे निकाह को अच्छा नहीं समझा जाता ख़वातीन की जानिब से, और इसकी इजाज़त लेना तलब करना पड़ती है, जो कि इस्लाम इस चीज़ को आपको पाबंद नहीं करता है कि आप अपनी वाइफ से इसकी इजाज़त भी लें। तो इसकी वजह से आप क्या समझती हैं कि ये जो एक अंदाज़ है इसकी वजह से हमारा जो मुआशरा है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा तो है कि जो सोसाइटी में ये चीज़ इफेक्ट तो कर रही है, लेकिन जहाँ आपने परमिशन की बात की है ना, वहाँ पे परमिशन फर्स्ट वाइफ से लेना जरूरी नहीं है। लेकिन इसको लेकिन इसको ये कोई ना समझे कि मैं सेकंड मैरिज को प्रमोट कर रही हूँ। बात ये है कि सेकंड मैरिज को ही इटसेल्फ बहुत इजी बनाया अल्लाह ताला ने, जो कि हमने उसी को ही इतना मुश्किल कर दिया। अच्छा बात की आपने कि आप सेकंड मैरिज को प्रमोट नहीं कर रही, और यकीनन बहुत सी ऑडियंस यहाँ पे देख रही है। यही मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या वजह है कि हमारा कोई भी पब्लिक स्पीकर या कोई भी बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो ख़वातीन हैं वो इन चीज़ों को प्रमोट क्यों नहीं करती, जब इस चीज़ की नीड है और इजाज़त भी मौजूद है। अगर नहीं है, अगर इसको हम प्रमोट नहीं करते तो इसकी मैं ये भी आपसे एक खास जानना चाहूँगा कि ये जो एक बहुत ज़्यादा गैप है ख़वातीन की तादाद में और मेल्स की तादाद में, इस गैप को फिर फिल कैसे किया जा सकता है? अगर नहीं किया जा सकता तो फिर सेकंड मैरिज के अलावा ऑप्शन है क्या?
देखिए मैम, जहाँ बात मैंने की है कि मैं प्रमोट नहीं करती, वो मैं इसलिए नहीं प्रमोट करती कि जाहिर है बहुत सी औरतों को मेरी ये बात अच्छी नहीं लगेगी। मिस क्यों, यही तो मैं जानना चाहूंगा, इसकी वजह आपके ख्याल में क्या है कि औरतों को ये बात बुरी क्यों लगती है जब एक चीज़ आप बेहतर करना चाह रही हैं मुआशरे को, और यकीनन आप ख़वातीन की रिप्रेजेंटेटर हैं आज के इस शो के अंदर, तो ख़वातीन के हकूक़ की आपने बात की, लेकिन जब बात करते हैं हम मर्दों के हकूक़ की तो वहाँ पर ख़वातीन कहती हैं तो मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहूँगी। तो क्या ये समझते हैं ये खुला तज़ाद नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये खुला तज़ाद नहीं है। मैं मर्दों की इस तरफ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ। इवन अगर आप मर्दों के हकूक़ की बात करेंगे तो मैं बिल्कुल वैसे ही बोलूँगी जैसे मैं आज औरतों के हकूक़ के लिए बात कर रही हूँ। प्रमोट करने का ये मकसद है कि मतलब आप देखिए ना कि एक औरत के लिए शेयरिंग बहुत मुश्किल चीज़ होती है, लेकिन अगर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं तो सेकंड मैरिज ना तो गुनाह है, ना ही उसमें फर्स्ट वाइफ की परमिशन की ज़रूरत है, ना ही हमारा ये लॉ कहता है कि उसमें फर्स्ट वाइफ को परमिशन उससे लेनी चाहिए आपको। हाँ, उसको इन्फॉर्म कर दें, इन्फॉर्म करके और फिर साथ में ये भी आप मेक श्योर करवाएं कि आप दोनों वाइफ में आप बैलेंस रखेंगे, और उसकी एक लॉजिकल रीजन भी होनी चाहिए ना आपके पास। मर्द इस बात को तो कह देता है कि हमारे लिए सेकंड और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है, तो लेकिन वो ऑप्शन को यूज कब करते हैं, जब उनका फर्स्ट वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है या फर्स्ट वाइफ उनको उतनी प्यारी नहीं लग रही जैसे वो शादी के स्टार्टिंग ईयर्स में लगती थी, तो फिर तो औरतें इस चीज में थोड़ी सी हो जाएंगी ना इनसिक्योर के अब ये क्यों, अब क्यों हो गया, एक लाइफ का एक टाइम गुजरा है तो अब क्यों ऐसा है। बिल्कुल ऐसा ही, बहुत आपने अहम बात की यहाँ पे कि बैलेंस बहुत लाजिम है, और इस बैलेंस ही के ज़रिए आप सेकंड मैरिज की तरफ जा सकते हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और आज के प्रोग्राम में ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से और निकाह के बाद जो तलाक का सिलसिला है जो बढ़ता चला जा रहा है, इस हवाले से बहुत मुदल्लल और बहुत जामे अंदाज के अंदर पाकिस्तानी कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए आपने यहाँ पे गुफ्तगू की। मैं इंतहाई मशकूर हूँ को उम्मीद करता हूँ कि आप फ्यूचर में भी इसी अंदाज के प्रोग्राम्स का हिस्सा बनती रहेंगी। जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है। अपने मेज़बान कबीर याद को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद टॉपिक लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।